हाँ यार जी मेरे बच्चों, किसी को याद है कि ये कौन सा सवाल चल रहा था FAR 2 का? चलो भाई, दूसरी क्लास शुरू हो गई है, तमाशाई बाहर जाएं। क्या लंबी क्लास? तमाशाई बाहर जाएं। नहीं बाद में, अभी दूसरी शुरू हो गई है भाई। चल 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 जल्दी जल्दी जल्दी, बच्चे आना शुरू हो गए। हाँ हाँ जल्दी काट यार। ये देखो बच्चे आना शुरू हो गए भाई, जल्दी करो जल्दी करो। तो आते जाएंगे। तुम लोग जाओगे तो आएंगे ना। उनको मैंने अभी ग्रुप में मैसेज डाला है, आए सर आए आए जल्दी जल्दी। ऐसा लग रहा है जैसे आप मक्कई बेच रहे हैं। आए कुछ फिजिकल है बाकी। चले, अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? आज इनको पढ़ाएं। चलिए सर इब्तिदा करते हैं। क्या हाल है बच्चों, कैसे हैं? फिर हिला दिया तूने यार ताहिर, क्या ये क्या कर रहा है अपना राशिद? कैमरा हिल गया। इधर से जाया कर, इधर से जाया कर भाई। चले सर इब्तिदा करते हैं। सर इब्तिदा करते हैं। हमने कहा एक बस अभी अभी आपको पता है एंड के लम्हात हैं कैफ के, है ना सर? तो कैफ की क्लासेस का बस आखिरी हफ्ता है, तो हमने कहा बस इसके बाद जो है इंशाल्लाह आप हैं, हम हैं, और हफ्ते की क्लासेस बढ़ जाएंगे। सीजन, आपका भी सीजन खत्म, हमारा भी सीजन खत्म। कैफ के एग्जाम आगे भी हो जाए तो हमारी क्लासेस तो खत्म ना सर, कोर्स खत्म। ग्रुप पे बेटा है स्टडी टेक्स्ट का, देख पोर्टल पे है। चल जल्दी जल्दी जाओ जाओ जाओ। वो तमाशाई, वो देखा ना वर्ल्ड कप के मैच में होता है कि मैच खत्म हुआ है, तमाशाई आते हैं, खिलाड़ी भागते हैं। अब वाली पोजीशन है तुम लोगों की। चलो खोला तो इसने भी नहीं खोला, ये वाला एक ही खोला है। चले मेरा बच्चा इब्तिदा करते हैं। IS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्विकली रिवाइज करेंगे अब तक जो पढ़ा था। और आज की क्लास सर क्योंकि शुरू देर से हुई है तो खत्म भी देर तक हो सकती है, 9:45 तक कर लेंगे, कोई मसला नहीं ना। चले सर इब्तिदा करते हैं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, हमने कहा था सर इस IS की जरूरत क्यों पेश आई? क्योंकि हमने कहा भैया IS 16 ने कहा, हाथ उठा लिया, उसने कहा भैया वो प्रॉपर्टी जो आपने खरीदी है इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल के लिए, उसके लिए मेरी तरफ नहीं आओ। मेरा एक भाई है जो इसको डील करता है, उसका नाम है IS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। हमने कहा ये सिर्फ लैंड और बिल्डिंग की बात करता है, इसके स्कोप में क्या क्या चीजें शामिल है? हमने कहा सर इसके स्कोप में जो स्कोप इंक्लूजन है वो क्या क्या है? हमने कहा स्कोप इंक्लूजन है वो लैंड शामिल है जिसका भी आपने यूज डिटरमाइन नहीं किया। बाकी तो हमने कहा नॉर्मल। एक्सक्लूजन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। IS 16 वाली प्रॉपर्टी इसके स्कोप में नहीं है। वो प्रॉपर्टी जो ऑनर खुद यूज कर रहा है, उसके एम्प्लॉय यूज कर रहे हैं, उसके एम्प्लॉय उसको पैसे दे रहे हैं, वो भी इसके स्कोप में शामिल नहीं है। सर फिर हम और आगे बढ़े, और हमने क्या पढ़ा था? हमने कहा फाइनेंस लीज पर दे दिया, वो भी नहीं। मलिक रियाज घर बना बनाकर बेच रहा है, वो भी इसके स्कोप में शामिल नहीं है। और हमने कहा अगर आप किसी और के लिए बना रहे हैं वो भी शामिल नहीं है। फिर हमने कहा ऐसा भी हो सकता है प्रॉपर्टी का आप पार्ट यूज करें एज अ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, पार्ट यूज करें एज PP। तो अगर हम पार्ट यूज कर रहे हैं एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और पार्ट को यूज कर रहे हैं एज PP, तो सर उस केस में क्या होगा? आधे आधे को आप क्लासिफाई कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। साथ में अगर हम सर्विसेज दे रहे हैं, सर्विसेज इनसिग्निफिकेंट है तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, और अगर सिग्निफिकेंट है तो इसके केस में याद रखना। अब आजकल के एनवायरनमेंट में ये जो को वर्किंग स्पेस है ये किस में जाएंगी? PPE में। को वर्किंग स्पेस जो बन रही है, आए एक दिन के लिए अपना ऑफिस बुक करें, ये वो सही है सर, ये किस में जाएंगे? PPE में। सर फिर हम और आगे बढ़े, और हमने पढ़ा था कि सर इनिशियल मेजरमेंट किस पे होगी? कॉस्ट पे। और इसकी कॉस्ट में क्या क्या चीजें शामिल हैं, जल्दी बताओ। बिल्कुल IS 16 जैसा है, सिर्फ डिसमेंटलिंग कॉस्ट नहीं है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे ज्यादा फोकस है। 3 चीजें ऐसी हैं जो कि इसने कहा कॉस्ट में: स्टार्टअप कॉस्ट, इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस, एबनॉर्मल लॉस। सर फिर हम और आगे बढ़े, मजीद आगे बढ़े, शदीद आगे बढ़े, और हमने क्या पढ़ा?
हमने कहा था सर सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर वही केस है जो कि नहीं, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर पहले सही कहा। हमने कहा जो IAS 16 का रूल था लाइफ बढ़ा दे या, लेकिन सर इसमें फिर हमने देखा था कि सर अगर आप कोई पुराना पार्ट रिप्लेस करते हैं, उसमें शरारत थी कि रिप्लेस्ड पार्ट को क्यों शरारत थी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पूरी है, लिफ्ट उसी का हिस्सा है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पूरी है, दीवारें उसी का हिस्सा है। अब आप दीवारें रिप्लेस कर रहे हैं या आप जो है कोई लिफ्ट रिप्लेस कर रहे हैं, तो आप उसको अलग से मैनेज नहीं करते थे। अब उसकी रिप्लेसमेंट के कॉस्ट में के केस में क्या होगा, उसकी रिप्लेसमेंट के केस में हमने पढ़ा था कि एक तो आपको ये करना है कि कैरिंग अमाउंट को कंप्यूट करना है, कंप्यूट होना बहुत मुश्किल है, तो फेयर वैल्यू के रेलिवेंट से आपको पिछले सालों की कैरिंग अमाउंट निकालनी है, उसके ऊपर इंपैक्ट ले लेना है। और फिर हमने कहा था अगर फेयर वैल्यू मॉडल है उस केस में आपको ये उम्मीद रखनी है, मतलब ये भी उम्मीद रखी जा सकती है कि यार इसकी कैरिंग अमाउंट फुली क्या हो चुकी होगी, ये लिफ्ट जो है पूरी इंपेयर हो चुकी होगी, तो फेयर वैल्यू के अंदर इसके कोई भी एलिमेंट शामिल नहीं है। फिर हमने कहा वो हमें खुद भी सवाल में गाइडेंस देगा, जैसे कल हमने क्वेश्चन नंबर किया था, कौन सा था, 3 या 4 था, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि सर उसने हमें गाइडेंस दी कि फेयर वैल्यू का आप अज्यूम करो कि ये वो उसकी किसके बराबर है, कैरिंग अमाउंट के बराबर है, और कैरिंग अमाउंट निकालने का हमें क्या दे दिया था, तरीका दे दिया था। क्या हम क्लियर हैं सर? फिर हम और आगे बढ़े, मजीद आगे बढ़े, शदीद आगे बढ़े, और हमने आगे बढ़ते हुए पढ़ा था सब्सिक्वेंट मेजरमेंट पे जब हम इसकी आएंगे तो आपके पास कॉस्ट मॉडल है, और कॉस्ट मॉडल IAS 16 की तरह डेप्रिशिएट भी करो तो इंपेयर भी करो, लेकिन फेयर वैल्यू मॉडल में क्या कहे, ये कोई डेप्रिसिएशन नहीं है, और फेयर वैल्यू गेन कहां जाएगा, P&L में। फिर हमने कहा सर यहां पर IAS 16 से एक और इख्तिलाफ है इसका, IAS 16 में या तो कॉस्ट मॉडल पे रखोगे या तो, इसने कहा विकेट के हर तरफ नहीं खेल सकते हो, एक ही तरफ खेलना है। आपने कहा अगर मैंने एक प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू मॉडल पर रखी सबको रखो, इसने कहा हाँ, अगर एक तो कॉस्ट पे सबको, हाँ। फिर आपने कहा यार एक मसला है, एक प्रॉपर्टी ऐसी है उसकी फेयर वैल्यू निकल ही नहीं सकती मुझे लगता है जब उसको मैंने खरीदा है, तो उस केस में इसने क्या बोला, इसने कहा कि जो उसको कॉस्ट पे रख लो, बाकियों को किस पे रखोगे, फेयर वैल्यू पर ही रखोगे। सर क्या हम क्लियर हैं? जी जी। अब हम आगे आते हैं, और अगर सर एक ऐसी प्रॉपर्टी है, FR वो निकाले, 2 निकाल ले सर, अगर हमने कहा अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है, कैसी प्रॉपर्टी है, ऐसी कि अगर उसकी फेयर वैल्यू निकल रही थी और अचानक से निकलना क्या हो गई, बंद हो गई, तो हमने कहा फिर क्या करेंगे, हमने कहा जो इसकी लास्ट फेयर वैल्यू थी उस पर रखोगे। आए सर एक छोटा सा सवाल है, उस सवाल को पहले मैं आप लोगों को दूंगा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रिलेटेड ही सवाल है, कहीं छोटा मोटा हिस्सा ये 16 पे भी अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, वो मैंने एक बुक में देखा, एक बुक होती है ग्रिपिंग, उसके अंदर मैंने उस सवाल को देखा, तो मैंने कहा ये सवाल एक दफ़ा आपको तो वैसे आता ही होगा, बस मैं चेक करना चाह रहा हूँ तुम्हें कितना याद है अपने बचपन की बातें। जी उसको, हाँ जब उसकी जो वैल्यू होगी तो वो फिर उसकी कैरिंग अमाउंट ही, मतलब हम उसको तो कॉस्ट पे होगा तो वो कैरिंग अमाउंट पे कैरी हो रहा होगा ना काजी। नहीं, मैंने कहा था कि एक प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू निकलती आ रही थी, अचानक से निकलना बंद हो गई, हुकूमत ने उसको अपने कब्जे में ले लिया, अब उसको बेच नहीं सकते हो, उस केस में जो उसकी लास्ट फेयर वैल्यू थी उसी पे रखोगे। सही है सर? आए सर एक छोटा सवाल तो करें शुरुआत में, काजी लिमिटेड acquired investment property in Winterland for rupees 40 million. Kazi paid immediate 20 million and will pay 20 million after 3 years. Discount rate is 7%.
एट द एंड ऑफ ईयर 1 फेयर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी वॉज 39 मिलियन। आपको बनानी है रिक्वायरमेंट में मेरा चंदा एंट्रीज इन बुक्स ऑफ काजी। काजी अंडर फेयर वैल्यू मॉडल नमाज में अभी टाइम है, नमाज के बाद स्टार्ट कराएं चंदा। मैंने कहा इब्तिदाई तो सर कुछ बातें हो ही जाएंगी ना। क्यों काजी? यू आर स्मार्ट। जी जी। अभी आप सोचें सर ये तो इजी है यार, ये IFRS 15 का कॉन्सेप्ट था। अब ये नहीं ना सर हमने IFRS 15 नहीं पढ़ा है। जल्दी करें। चले जी, डन एंड डस्टेड। छोटा सवाल है सर, काजी काजी जल्दी बताओ यार, तुम लोग को थोड़ा सा चेक कर रहा हूं मैं। एंट्रीज बतानी है हमने कहा काजी। अब यहाँ पे एन्युटी कहाँ लगेगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। कितना हो गया ये? हाँ चले मेरा बच्चा, बड़े गौर से देख लो, गौर से देख लो। इधर देखो सर, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 36.32 से कैसे आई? ये एक सवाल था। वैसे IFRS 15 का कॉन्सेप्ट है, उसमें हम रेवेन्यू के केस में पढ़ते हैं, और IFRS 15 में एक टेस्ट भी हुआ है, ये चंद मतलब शायद रिसेंट रिटर्न में ही, कि भैया आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी 20 मिलियन, आपने कैश में दिया, आपने कहा 20 मिलियन कब दूंगा? 3 साल के बाद। तो IAS कहता है प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड करो, अब चाहे तुम सेलर हो या बायर हो।
सेलर हो तो सेलर अपना रेवेन्यू इसमें रिकॉर्ड करेगा, बायर है तो बायर अपना एसेट कितने पे रिकॉर्ड करेगा, 36.32 पे। सही है सर, 20 मिलियन कैश की वैल्यू इतनी, और जो 3 साल के बाद पे करना है वो कितना हो गया, 36.32 पे। आए सर अब हम आगे ईयर 1 के एंड पे। अब ईयर 1 के एंड पे मुझे बताओ फेयर वैल्यू गेन लॉस कितना हुआ। फेयर वैल्यू मॉडल है, कोई डेप्रिसिएशन नहीं होगी, तो हमने कहा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, और फेयर वैल्यू गेन कितना हो गया, 2.68। हमने कहा 30, ओ फेयर वैल्यू गेन है, हाँ 39 माइनस 36.32, 2.68। सर क्या ईयर एंड पे एक ही एंट्री बनेगी, यस और नो? इंटरेस्ट को भी अनवाइंड करने की बनेगी। सर ये जो पेबल था आपका कितना था, 16.32, इसकी एंट्री क्या बनाओगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट, कितने से 16.32 के ऊपर पूरे साल का इंटरेस्ट एक्रू होगा 7% के हिसाब से, कितना 1 पॉइंट। आर वी क्लियर मेरा बच्चा, यस और नो? क्या ये इजी सवाल था? जी 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 जी, यहाँ पे एफएल में एफ्रिक 1 भी है, याद है? वो भी आएगा यहाँ पर, वो भी यहाँ पर पढ़ेंगे सर। बढ़ जाएं आगे, यस और नो? चले सर। सर इजी सा कॉन्सेप्ट है ना ये, किसी को कोई मसला नहीं, मसला है तो लिख दो भाई सीसी, सीसी लिखो सीसी। सीसी लिखने में भी सुस्ती है ना तुम लोगों को। चले सर, अब मुझे बताओ सर, जो आता है वो जाता भी है, जिसको आना है उसको कभी ना कभी तो जाना है। तो सर अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का डिस्पोजल होगा तो हम क्या करेंगे? सर बड़ा सिंपल है, इसका डिस्पोजल भी सेम एज IAS 16 है। जो इसका डिस्पोजल है मेरा चंदा, वो भी सेम एज IAS 16 है। तो आए सर उसको पहले नोट भी कर लेते हैं, फिर हमने कहा जमात का टाइम है, उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे। डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, कट तो नहीं रहा, ओहो कट गया है, हमने कहा डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। सर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का डिस्पोजल क्या करेंगे? सेम एज IAS 16। क्या मतलब सर? नेट प्रोसीड्स माइनस कैरिंग अमाउंट एज पर बुक्स। आपकी बुक्स में जो भी कैरिंग अमाउंट हो, चाहे फेयर वैल्यू मॉडल होगा तो लास्ट फेयर वैल्यू, और कॉस्ट मॉडल होगा तो हिस्टोरिकल कॉस्ट, और हमने कहा ये आ जाएगा गेन या लॉस। इतना आसान है क्या सर? यस। अब्दुल गफ्फार सुन ले सर, फिर से रिपीट कर देते हैं। हमने कहा सर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी हमारी, हमने खरीदी पिछले सवाल में, पैसे दिए 20 मिलियन कैश में और बाकी 40 की थी, तो बाकी 20 हमने दिया। हमने कहा कि हम आपको पे करेंगे 3 साल के बाद, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल दी 36.32। फिर हमने कहा प्रॉपर्टी 36.32 पे आ गई, बैंक से 20 गए, पेबल लाइबिलिटी आ गई 16.32 की। फिर हमने कहा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में गेन आया, ईयर एंड पे वैल्यू हो गई 39 की, हम फेयर वैल्यू मॉडल फॉलो कर रहे हैं 2.68, सूदी एक्सपेंस हुआ 1.14 से, और बाकी इंटरेस्ट क्या हो गया आपका, अनवाइंडिंग जो थी
1.14 और वो ईयर एंड पे आपका पेबल होगा 16.32 और 1.14। डिस्पोजल पे है तो डिस्पोजल बेचने का भी बड़ा सिंपल है, क्या करना है 16 जो नेट प्रोसीड्स मिल रही हैं उसमें से माइनस कर दोगे क्या कैरिंग अमाउंट। आए सर इसका सवाल देखेंगे नमाज के मुख्तसर से, ब्रेक के बाद जमात से हम पढ़ेंगे नमाज, सही है सर। और बस 15 मिनट के बाद हम मिल रहे हैं। आज की क्लास हो सकता है 9:30 से थोड़ी सी ऊपर चले जाए, है ना सर। तुम लोग क्या करना है घर पे जाके, चले जी, ये लोग तो हैं ही घर पे, ठीक है सर, ये लोग तो हैं ही घर पर, तुम लोग भी क्या करोगे, चले जी। बढ़े क्या आगे, यस सर बढ़ जाते हैं। आए जी आए, आए जी आए। और सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलें सर, क्वेश्चन नंबर 3, an entity purchased an investment property on 1 January 2003 for a cost of rupees 5.5 million. Property has a useful life of 50 years with no residual value and 31 December 20x5 had a fair value of 6.2 million. Question number 14, question number 3, page number 14. On 1 January 20x6, property was sold for net proceeds of 6 million. Calculate the profit and loss on disposal under both cost model and fair value model. जल्दी से 1.5 मिनट में सवाल हो जाए आपसे, सिर्फ 1.5 मिनट में। डेढ़ मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा आपको इसमें, ना लगना चाहिए। हो गया, कितना गेन आया कॉस्ट मॉडल में और फेयर वैल्यू मॉडल। सर नेट प्रोसीड्स कितनी थी काजी, 6 मिलियन। कैरिंग अमाउंट कितनी थी फेयर वैल्यू मॉडल में, लास्ट फेयर वैल्यू। बेच कब रहे हैं हम सर, 1 जनवरी 2006 को बेच रहे हैं ना सर। आए तो हमने कहा ये हो गया 6.2 मिलियन।
कितने का लॉस आ गया? 0.2 मिलियन का लॉस आ रहा है यहाँ पे आपको। किस मॉडल में सर? फेयर वैल्यू मॉडल में। ऐसा ही है काजी। लास्ट फेयर वैल्यू पे हम लेकर चले गए थे, वो कितनी थी? 6.2। कॉस्ट मॉडल पे आते हैं सर। काजी आर यू विद अस? नेट प्रोसीड्स कितनी है? 6 मिलियन। ऐसा ही है सर। और हमने कहा कैरिंग अमाउंट कितनी है सर? कैरिंग अमाउंट निकालेंगे सर कास्ट मॉडल में। क्या कह रहा है ये शख्स हमसे? कब खरीदी थी? 2003 में खरीदी थी 5.5 मिलियन की। लाइफ कितनी थी? 50 इयर्स। 2003 4 5 3 साल की डेप्रिसिएशन लगी होगी। ऐसा ही है। तो हमने कहा कैरिंग अमाउंट के लिए हमने कहा 5.5 डिवाइडेड बाई 50 मल्टीप्लाई बाई 47 कितना हो गया? 5.17। तो हमने कहा ये कितना आ गया? पॉइंट। आर वी क्लियर? यस और नो? आसान है ना सर? आसान है क्या? सोचिए ना सर, ये FAR 1 का टॉपिक है। टेंशन ना लें सर, आईकेप के भी सवाल करेंगे इसमें। हम आईकेप के भी अभी सवाल करेंगे। बढ़ जाएं क्या आगे? चले मेरा बच्चा, बड़े गौर से सुनना, बड़े गौर से सुनना। इसने सिर्फ हमसे पूछा था, आप मुझे बता दें। रिक्वायरमेंट बहुत जरूरी है काजी। रिक्वायरमेंट में क्या कह रहा है मुझे बता दो। गेन या लॉस कितना आएगा? तो गेन और लॉस किस दिन आएगा? बेचने वाले दिन आएगा ना गेन और लॉस, इसके अलावा तो नहीं आएगा। तो हम तो सिर्फ जो रिक्वायरमेंट है उसी पे जाएंगे ना काजी, है ना सर? कभी कभी जज्बात का इजहार मुख्तसर करना पड़ता है। जब आप ज्यादा इजहार कर दे जाते हैं तो आप अपनी अहमियत खो देते हैं। सही है सर? बस तो यार सवाल सर, एक बच्चा कह रहा है सवाल थोड़ा सा अजीब है। हमने कहा सर अगर पेपर में ऐसा सवाल आ जाए और आपको लगे सवाल अजीब है, तो आपको पता है क्या करना है? आपने पेपर में हाथ बना के आ जाना है। आपने पेपर को क्या करना है? पेपर में सर एक सवाल आया 31 दिसंबर को 6 मिलियन था, 1 जनवरी को 6.2 मिलियन हो गया। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि एक दिन में सर कैसे 2 लाख बढ़ गए। भाई रातों रात कोई न्यूज आ गई। सही है, अगले दिन सुबह आपने कहा 31 दिसंबर तक था कि इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने कह दिया गैस ही नहीं आएगी। 1 जनवरी को अनाउंसमेंट हो गई, सुबह सुबह क्या आ गई? गैस आ गई। तो आपने कहा 2 लाख रुपए बढ़ गए। लेकिन फिर भी आपका तबीयत ना माने तो आपने सिर्फ हाथ बनाना है और कहना है कि अगली दफा सही सवाल बनाओ। सर हम सवाल को थोड़ी चैलेंज करने बैठे हैं। एग्जामिनर है भाई, उसकी मर्जी, उसका सवाल उसकी मर्जी। यानी हमें सिर्फ देखा लास्ट उसकी कितनी थी भाई? 6.2 थी। हम आ गए यहाँ पे, तो उल्टा हो गया, गैस आई थी चली गई, है ना सर? न्यूज थी गैस आएगी, अचानक से न्यूज है कि हुकूमत ने कहा नहीं भाई इस प्रोजेक्ट पे अब हम गैस। तो सर याद रखें आपको सवाल को चैलेंज, हाँ कुछ जगहें होंगी जहां पे मैं आपको बताऊंगा ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा है, जैसे मैं अक्सर कंसोलिडेशन में बच्चों को बताता हूँ, सवाल में अगर इंपेयरमेंट का जिक्र है और तेरी गुडविल भी नेगेटिव आ जाए तो फिर किसी एक को, तुझे या एग्जामिनर को, ये पड़ेगी लानत। क्यों सर? अगर कंसोलिडेशन में इंपेयरमेंट है तो गुडविल नेगेटिव, लेकिन सवाल में अगर भंड हो तो फिर आ भी सकती है। लेकिन एग्जामिनर कभी भी ये गलती, लेकिन सर एग्जामिनर तो एग्जामिनर है। पता नहीं तुम लोगों को याद हो नहीं है, तुम लोग आज से तकरीबन ज्यादा पुरानी बात नहीं, आई थिंक 1 साल पहले FAR 1 के पेपर में गलती हो गई
और बच्चों को तकरीबन 1.25 घंटे बाद बताया गया ये गलती है। पता है क्या गलती हुई? गलती ये हुई कि सर आपको आधी फिगर सवाल में इन मिलियंस के अंदर थी, सही है, और आधी फिगर्स जो हैं उसमें थी नॉर्मल थी और दोनों के ऊपर लिखा हुआ था रुपीस, सही है। अब बच्चा मैं एग्जांपल यूं हो गई कि बच्चा यूं परेशान था, उसने सवाल में दिया 3 लाख। कितना दिया? 3 लाख। और फिर नीचे एडजस्टमेंट में बता रहा है रुपीस में दे दिया 3 लाख, पीपी दे दिया 3 लाख, सही है, और ऊपर लिखा हुआ था रुपीस, पीपी कितना? 3 लाख। और नीचे एडजस्टमेंट में कह रहा है डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर वाज रुपीस 40 मिलियन। समझ रहे? और ये 1.5-2 घंटे के बाद ये FAR 1 की बात है, ये पता चला, फिर उन्होंने कहा नहीं वो ऊपर वाली फिगर्स भी इन मिलियन है। समझ रहे हो? तो सर ये उसने गलती, फिर पेपर में तो ये कितनी, मुझे याद है हमारी अटेम्प्ट थी FAR 2 की, उसमें भी यही हुआ था। IAS 23 के सवाल में कुछ गलती थी, वो तकरीबन 1.25 घंटे के बाद पता चली, लेकिन शुक्र है तब तक मैंने वो सवाल, उसने अनाउंसमेंट की कि ये जो डेट है ये डेट नहीं है, ये वाली डेट है। अब जिस बच्चे ने लिख लिया तो लिख लिया, वरना हुआ यही ना कि बच्चों ने वहां पे हाथ बना सकते हैं आप। बच्चे यही होता है सर, पेपर निकल गया और ये 1 साल पहले की बात है। अब फिर बच्चों ने आईकिप को भाई सवाल करते हुए, जो बच्चे को तो अंदाजा हो गया भाई 3 लाख है तो नीचे डेबिट। अब बच्चे ने इन्विजिलेटर को पूछा, इन्विजिलेटर बेचारे तो मासूम होते हैं, उनको थोड़ी पता है। उन्होंने फिर वहीं पे आईकिप को बोला भाई ये बच्चे तो कह रहे हैं ये मसला है, और एक नहीं 3-4 बच्चे कह रहे हैं। फिर वहां पर देखा, बोला भाई हाँ ये तो गलती हो गई है। फिर कराची में सेंटर्स डिफरेंट जगहों पे, वहां पर सही करवाना, इस्लामाबाद में, लाहौर में, सही है सर। तो फिर टाइम लग जाता है ना सर। तो ये FAR 1 का सवाल था, FAR 1 का सवाल था, और ये FAR 1 का मोस्ट प्रोबेबली कैश फ्लो का क्वेश्चन था। नहीं अब उसमें देखें, अब जिस बच्चे ने बेचारा परेशान हुआ होगा वो परेशान हो गया, 1.5-2 घंटे बाद पता चला कि ये गलती है। चले सर अब आगे बढ़ता हूं, और मैं आपको अब आगे बढ़ते हुए एक और चीज पढ़ाने लगा हूं। क्या सर? एक और चीज पढ़ाने लगा हूं, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक कहानी देता हूं, और ये प्रैक्टिकल कहानी है। हमने जी अब्दुल गफार भाई, बोल्ड क्लियर है बाकी बच्चों को? एक बच्चा कह रहा है बोल्ड ब्लर है सर। आई डोंट थिंक बोल्ड ब्लर है। अच्छा है, एक और बच्चा भी कह रहा है। चलिए सर हम बोल्ड को तो सही करवा देते हैं, कभी कभी हमने कहा एक जुगाड़ भी होता है। और वैसे आपका बोर्ड थोड़ी सी देर में सही हो जाएगा, पता है क्यों? तो सर पीछे कैफ 7 की अभी क्लास हुई है, वो कन्वर्ट हो रही है, तो वो जरा सिस्टम स्लो हो जाता है। लेकिन जब तक ये तो आपको नजर आ गया ना, इसकी हम वो कर दें, सही है सर, हल हो गए से आए। कभी कभी शेयरिंग से भी हो जाता है। आप सुनिएगा मेरा बच्चा, बड़े गौर से सुनिएगा। मेरा एक दोस्त है, वो एक ग्रुप ऑफ कंपनीज को माशाल्लाह लीड कर रहा है। उसका मुझे आज से तकरीबन 2-2.5 साल पहले की बात है, उसने कहा कि यार मुझे आ रहा है इस वक्त नेट लॉस। क्या आ रहा है? नेट लॉस। सपोज करें, अब इसकी एग्जांपल मुझे मनोअन तो याद नहीं है, मैं आपको समझाता हूं। उसने कहा मुझे आ रहा है नेट लॉस कितने का? 2 मिलियन का। बट इसने कहा यार मुझे बता, मैं एक ट्रीटमेंट कर रहा हूं, ऑडिटर पकड़ेगा तो नहीं? उसका सवाल क्या था? ऑडिटर पकड़ेगा तो नहीं? मैंने कहा अच्छा भाई ट्रीटमेंट बता। उसने कहा यार मेरे पास एक लैंड है अभी बुक्स के अंदर, सपोज करो वो है 40 मिलियन की। किसकी है? और मेरा कंपनी का पीपी के हिसाब से कौन सा मॉडल है? कॉस्ट मॉडल। कौन सा? कॉस्ट मॉडल। 40 मिलियन की लैंड है और पीपी का कौन सा मॉडल है? कॉस्ट मॉडल है। अच्छा लैंड फारिग पड़ी है, अगर मैं इसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पर लेकर चले जाऊं, इस पर लेकर चले जाऊं, तो बोला पीपी के हिसाब से तो कॉस्ट मॉडल है, मैं इसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पर लेकर जाऊंगा और मुझे यकीन है कि 40 मिलियन की जो सर पहले की वैल्यू थी, अभी कम से कम कितने की होगी? 80 मिलियन की होगी इसकी वैल्यू। कितने की होगी? तो इसने मुझे कहा कि भैया मैं गया, मैंने एक एंट्री बनानी है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट और जमीन लैंड पीपी क्रेडिट, कितने से? 40 से। सही है जी। फिर मैं जाऊंगा
इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को फेयर वैल्यू मॉडल रखूंगा, फेयर वैल्यू पर लेकर के चले जाऊंगा, एंट्री बनाऊंगा फॉरेन से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट 40 से और फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट कितने से। लॉजिक मेरा पीएनएल क्या हो जाएगा, नेगेटिव से क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो सर क्या ऑडिटर इसको पकड़ सकता है, क्या इस चीज की शरई इजाजत है, मतलब आईएएस की दुनिया में इजाजत होगी। सोचो भाई पीपी कॉस्ट मॉडल पे जमीन है और जमीन के बारे में आपको नहीं पता ना यूज किया है, उसने कहा मैं ट्रांसफर कर सकता हूं पीपी में, मैंने कहा हाँ, ओ आईएएस मैंने कहा कर सकता है, इन्वेस्ट लैंड को तो पीपी को तो कर सकता है। इसने कहा भाई ये कॉस्ट मॉडल में है, कॉस्ट मॉडल से फेंकूंगा पहले इसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में और इसको फिर किस पर लेकर के आ जाऊंगा फेयर वैल्यू पर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में। तो उसने पूछा मुझे बता क्या ये ट्रांजैक्शन हलाल है आईएएस के रूम में, यस और नो, सब बताएं हलाल होगी ये, जायज है। सर जब ये ट्रांजैक्शन गई सब बताएं हाँ या ना, बस सब करें सर यस 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 यस। जब ये ट्रांजैक्शन गई आईएएस वालों के पास तो उन्होंने कहा रुको जरा सबर करो। बोला हमको तुम पागल समझते हो, मतलब बोला अगर ये हलाल रखते ना हम तो हर कंपनी 2-3 जमीनें रखती, जमीनों की वैल्यू बढ़ रही होती इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू मॉडल और कम हो रही होती पीपी कॉस्ट मॉडल। मजे भाई ये तो एक विंडो ड्रेसिंग का टूल हो जाता ना यार। अगर सोचो अगर ये इजाजत होती इस ट्रांजैक्शन की तो हर कंपनी ये करती, वैल्यू बढ़े इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू मॉडल पर लेकर जाओ, वैल्यू कम हो तो पीपी पर शिफ्ट कर दो। बोला इसमें तो कोई मना नहीं है। तो आईएएस ने कहा बेटा सुन लो, उसने कहा चाहे तुम्हारा पीपी का कॉस्ट मॉडल हो चाहे तुम्हारा पीपी का रीवैल्यूएशन मॉडल हो, तुम्हें अगर उसको क्लासिफाई करना है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से पीपी में, तुम्हें उसको पहले रीवैल्यू करना पड़ेगा। पहले क्या करना पड़ेगा, रीवैल्यू करना पड़ेगा। तुमने कहा सर कॉस्ट मॉडल में रीवैल्यूएशन, आईएएस ने कहा कॉस्ट मॉडल में रीवैल्यूएशन। तुम्हें ये जो 40 का गेन है ना, ये जो 80 का तुझे गेन रिकॉर्ड करना है ना, तो आईएएस ने कहा बेटा ये नहीं करने दूंगा, पहले तू लैंड को डेबिट कर पीपी के हिसाब से रीवैल्यूएशन सरप्लस को। तो याद रखो अगर तुमसे इंटरव्यू में सवाल हो जाए, मैं तो ये इंटरव्यू में सवाल करता हूं, जो बच्चे मुझे लगता है ना कि चीते बन के आते हैं, मैं बोलता हूं बेटा मुझे बताओ क्या पूरे अकाउंटिंग के अंदर कॉस्ट मॉडल में कहीं ये गुंजाइश है कि मैं रीवैल्यू करूं। बच्चे कहते हैं नहीं, लेकिन गुंजाइश है। जब आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे क्लासिफाई कर रहे होगे पीपी को, अगर सोचो ना ये नहीं रखता तो कंपनीज के तो मजे थे। तो आए सर पहले इसको डॉक्यूमेंट करेंगे और फिर हम क्या बढ़ेंगे आगे। याद रखें आईएएस विंडो ड्रेसिंग में उन्होंने करने के लिए क्या किया है सर, कोशिशें की हैं। क्या की हैं, कोशिशें की हैं। उसको बोलो बेच दे, सही है सर, लेकिन बेचेगा भी तो 80 मिलियन पे ला चुका होगा पहले पीपी के हिसाब से, समझे, गेन सरप्लस में कुछ आ चुका है वो, समझ रहे हो सर। याद रखें मतलब लोग पागल थोड़ी है जो आईएएस बनाते हैं, है ना सर। आपने कहा कल कला को काजी क्वालिफाई हुआ इंशाल्लाह और ये जाएगा आईएएस बोर्ड का मेंबर बनेगा, मतलब आईकेप जब उसकी रिप्रेजेंटेशन होगी आईकेप की तरफ से, तो काजी पागल थोड़ी है कि ये अलाउ करेगा। क्यों काजी, चले मेरा बच्चा बड़े गौर से सुन लो, बड़े ही गौर से सुनना है मेरा बच्चा सबने। सबकी तवज्जो इधर। ट्रांसफर टू एंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू मॉडल। आपको एक बड़े से पर्चे पे, चाहे तो लैंडस्केप पे बनाओ चाहो तो 2 पेपर्स पे बना दो, 2 पेजेस पर, क्योंकि एक बड़ा सा चार्ट बनेगा तो तुम उसको समराइज कर पाओगे। मैं आधा चार्ट अभी बनाऊंगा, आधा थोड़ी देर में बनाऊंगा, सही है सर। ट्रांसफर टू एंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अब याद रखो ये कौन सा मॉडल है, फेयर वैल्यू मॉडल है। कौन सा मॉडल है, फेयर वैल्यू मॉडल है।
अब हमने कहा इसमें हम दो केसेस के ऊपर आएंगे। टू एंड फ्रॉम IS 16 बोले तो पीपी, IS 16 बोले तो PPE। IS 16 टू IS 40, IS 40 टू IS 16। स्टेप 1, इसको थोड़ा सा आप लोग टेंशन ना लें, आप लोग यही रखें, हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे ताकि हमें। स्टेप 1, फर्स्ट रीवैल्यू एज पर IS 16 irrespective of cost model also, recognizing gain loss as per IS 16। Step 2, then transfer to IS 40, then transfer to IS 40, at fair value। अब हमने कहा IS 40 से लाओ 216। याद रखना यहां पर ये इंपॉर्टेंट कब है, जब कौन सा मॉडल होगा, फेयर वैल्यू मॉडल होगा, यस और नो। चलें सर, अब हम सुन लो मेरा बच्चा, चलो कॉपी कर लो, फिर हमने कहा समझेंगे, सवाल तो उसके करने ही है। फर्स्ट रीमेजर as per IS 40, recognizing gain loss in P&L। Step 2, then transfer at fair value IS 16। हाय अल्लाह सर, आपने दूसरी शाख रखनी है टू एंड फ्रॉम IS 2 की, ठीक है जी। इन्वेंट्री नहीं, लॉस आ रहे तो लॉस में अगर हम पहले से रिवैल्यूएशन सरप्लस ना हो तो लॉस कहाँ जाता है, पीपी के हिसाब से P&L में ही जाता है। अब यार IS वाले पागल थोड़ी क्या करें कर दी, मतलब इसी के साथ एक दूसरी शाख निकलेगी, देख इसकी दो मेन शाख, दो सब, इसकी भी। हाँ काजी तो काजी है ना सर, हमने कहा सर थिंग्स आर सिंपल वी मेक देम
क्या ये इजी है? या सर अभी आप लोग देखेंगे, आप बोलेंगे सर बहुत इजी है। आइए बढ़ जाए इसकी प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ। छाप रहे हो अभी? IS 42 IS के 16 का स्टेप 1 पढ़ते हैं, बिल्कुल पढ़ते हैं। फर्स्ट रीमेजर एज पर IS 40 रिकॉग्नाइजिंग गेन लॉस इन P&L, then transfer at fair value in IS 16. कहीं भी पेपर में फंसो ना, हो सकता है सर कोई चीज ऐसी हो क्लिक नहीं हो रही हो, या प्रैक्टिकल लाइफ में फंसो, याद रखना अगर उस चीज से विंडो ड्रेसिंग की राह खुल रही है ना तो IS ने मना कर दिया। अगर उस चीज से विंडो ड्रेसिंग, जैसे यहाँ पर विंडो ड्रेसिंग की राह, भाई कंपनी को गेम मिल रही थी ना, ये तो हाँ आहिस्ता आहिस्ता उसको इम्प्रूव किया जाता है सर। कमियां तो रहती हैं, जैसे छोटी सी एग्जांपल दूंगा आपको, जो IFRS 15 समझाऊंगा आपको। पता है IFRS 15 में हम पढ़ेंगे एक बहुत मेजर कमी थी, पता है क्या मेजर कमी ये थी? सेल्स रिटर्न में। सर जब कंपनी सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड करती थी ना, तो कंपनी प्रोविजन फॉर सेल्स रिटर्न तो रिकॉर्ड कर लेती थी, उसकी कॉस्ट को कुछ भी नहीं करती थी। जब सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड कर रहे हो ना, तो उससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स रिटर्न होने वाले हैं उसकी कॉस्ट को भी तो एडजस्ट करना चाहिए आपको। नहीं करती थी। अब ये चीज चले जा रही थी। होता ये था कि कंपनी ने सेल्स नेट रिकॉर्ड की 97 यूनिट्स की, कॉस्ट चली गई 100 की। IFRS 15 ने इसको कैटर किया, क्योंकि लोगों ने सवाल उठाया, लोगों ने कहा भाई ये तो मिसमैच है। फिर उसने सवाल, फिर उस कॉन्सेप्ट लाया, एसेट टू रिकवर डेबिट करोगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं करोगे। सर कमियां तो हैं, लोग लिखते हैं IS बोल्ट को, आपको भी कहीं लगे कि कोई कमी है तो आप क्या करेंगे? IS बोल्ट को। बहुत सारी चीजों का भी उन्होंने एड्रेस ही नहीं किया है। जैसे उन्होंने एड्रेस किया है गवर्नमेंट ग्रांट को, लेकिन अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी को ग्रांट दे दे, उसको एड्रेस नहीं किया है, क्या ट्रीटमेंट करोगे? समझ रहे हो? तो सर ये अभी भी चीजें तो बहुत सारी बाकी हैं जिनको वो एड्रेस करेगा। सही है सर। तो आए, तो हमने कहा सर अभी आहिस्ते से आप देखें, जल्दी पास कर लो, नहीं तो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर स्टैंडर्ड आ जाएगा। आए सर। चले सर अब आगे पढ़ते हैं, और हमने कहा पेज नंबर 12 पे आएंगे, पेज नंबर 12 पे आएंगे। पहले इसकी थोड़ी सी थ्योरी पढ़ेंगे, फिर हम इसके सवालात की तरफ जाएंगे। The entity may during the current reporting period change the use of a property. This change in use may require that we change the classification of the property. Property that was previously been classified as investment property may become investment property, may not property that previously not classified as investment property may become investment property, or vice versa. However, only certain transfers in and out of the investment property classifications are, इसने कहा भाई कुछ अलाउड है, बाकी सारे के सारे अलाउड। Assuming that the transfer is allowed, such a transfer is measured based on whether the entity uses the cost model or fair value model to measure its investment property. इसने कहा डिपेंड करता है कॉस्ट मॉडल या फेयर वैल्यू। जितनी भी वर्किंग हम कर रहे हैं फेयर वैल्यू, क्योंकि कॉस्ट मॉडल में तो जिंदगी गुलजार है। फॉलोइंग टू टेबल्स शो अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस, भाई कौन से सर्कमस्टांसेस में क्या होगा, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस ट्रांसफर्स जो है इन और आउट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज अलाउड एंड हाउ टू मेजर सच ट्रांसफर। सही है सर। इसने कहा पीपी से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे कब जाओगे? व्हेन सच अ ट्रांसफर इज अलाउड, जब एंड ऑफ ऑनर ऑक्यूपेशन, जब आपकी ऑनर ऑक्यूपेशन खत्म हो जाए, अब आपने उस प्रॉपर्टी को किराए पर देना है, तो आप किस पे मेजर करोगे उसको? टेबल 1 पे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इन्वेंट्रीज वाले को अभी मैं नहीं पढ़ रहा, फिर मैं आ रहा हूं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से टेबल के तीसरी रो पे। ऑनर ऑक्यूपेशन पे कब जाओगे? जब स्टार्ट ऑफ ऑनर ऑक्यूपेशन हो जाए। सही है सर। अब आए सर, पीपी से अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पर जा रहे हो तो किस पे जाओगे? फेयर वैल्यू पे। सही है सर। अगर फेयर वैल्यू मॉडल है, जिसका भी हमने चार्ट बनाया है लास्ट कॉलम, और अगर हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से पीपी पे आ रहे हैं तो भी किस पर आएंगे? तो भी हमने कहा किस पे आएंगे? फेयर वैल्यू पे। आए सर अब हम इसको थोड़ा सा स्किप करके आ जाते हैं। सही है सर।
और हम आ रहे हैं इसी पेज के आखिरी कुछ लाइनों पे, इफ द एंटिटी यूजेस फेयर वैल्यू मॉडल. If the entity uses the fair value model, then there may be measurement implications. Change from owner occupied property to investment property. Owner occupied property is accounted for in terms of IS 16 PPE. When owner occupied property is to be reclassified to investment property, that will then be accounted for in terms of the fair value model. The entity must revalue the property to its fair value immediately before making the transfer to investment. Any change from the carrying amount to fair value is accounted for in the same way that a revaluation would be accounted for under the revaluation model in IS 16, and this revaluation is done even if the property had been measured using underline कर लो कि सर कॉस्ट मॉडल में कब रिवैल्यूएशन होती है, जब आप उसको कहां फेंक रहे होते हो, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू मॉडल पे. ये बात याद रखनी है, इंटरव्यू में सवाल भी हो सकता है. फिर हमने कहा दी स्टेप्स to follow before making the transfer from in property in terms of IS 16 to property in terms of IS 40 are as follows. पहले डेप्रिशिएट करोगे, इम्पेयरमेंट चेकिंग करोगे, फिर री वैल्यू करोगे, और फिर हमने कहा इंक्रीज होगी फेयर वैल्यू तो पहले क्रेडिट करोगे इसको रिजर्व में, ओनली वेर इट रिवर्सेस आ प्रीवियस इम्पेयरमेंट लॉस. अगर इम्पेयरमेंट लॉस को पहले पिछले सालों को याद है 16 की रीवैल्यूएशन मॉडल, पिछले सालों में अगर लॉस आया था, इस दफा अगर आपको गेन आ रहा है तो पहले लॉस को रिवर्स करोगे, फिर उसको जो है सरप्लस में लेकर जाओगे. और कह रहा है डिक्रीज इन कैरिंग अमाउंट इज फर्स्ट डेबिटेड टू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम. सही है. इफ द रीवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट हैज अ बैलेंस इन इट फ्रॉम अ प्रायर रीवैल्यूएशन एंड इज देन डेबिटेड टू एक्सपेंस इम्पेयरमेंट लॉस. वही बताइए 16 वाली बात कह रहा है. लुब्बे लुबाब क्या है? लुब्बे लुबाब ये है कि पहले 16 के हिसाब से रीवैल्यू करना है. आखिरी पॉइंट में बड़ी इसने इंपॉर्टेंट बात की है और उसने कहा आईएस इस बारे में खामोश है. Once a property becomes investment property measured using the fair value model, it is no longer depreciated. This creates an interesting situation. If the property was previously classified as PPE under the revaluation model and had a revaluation surplus at the time of reclassification to investment property. क्या कह रहा है? सुनो सुनो. इसने कहा अगर तुमने प्रॉपर्टी को कॉस्ट मॉडल हो या रीवैल्यू, तुमने एक दफा उसको ट्रांसफर कर दिया कहां पर, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में, अब उसका रीवैल्यूएशन सरप्लस बैलेंस शीट पे बैठा मुस्कुरा रहा है. उसने कहा मुस्कुराने दो उसको. कब तक मुस्कुराएगा वो? जब तक वो प्रॉपर्टी डिस्पोज नहीं हो जाती. सही है सर. वरना अगर एक पीपी के अंदर रीवैल्यूएशन मॉडल पे एसेट हो तो हर साल क्या होता है, रीवैल्यूएशन मॉडल से सरप्लस से रिटेन अर्निंग में जा रहा होता है अमाउंट, रीवैल्यूएशन सरप्लस इस तरीके से खत्म होता है. लेकिन तुमने कहा अब तो तुमने प्रॉपर्टी को किस पर ट्रांसफर कर दिया, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे. अब सरप्लस का क्या करोगे? वो तो कम भी नहीं होगा, पड़ा रहेगा. इसने कहा पड़ा रहने दो. क्या करोगे? पड़ा रहने दो. आए सर अब इसके सवाल की तरफ आएंगे, और जब आप इसका सवाल देखेंगे आप बोलेंगे सर क्या बच्चों जैसे सवाल है. बेचते हैं तो हम एक एंट्री बनाते हैं. क्या एंट्री बनाते हैं? सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग क्रेडिट. उस टाइम चले सर. अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1 सफा नंबर 10 पर. ये साउथ अफ्रीका का सवाल है, साउथ अफ्रीकन सीए का सवाल है. बड़ा सिंपल सा सवाल है. Tees Fantastic Limited had its head office in Dierust, South Africa. During a freak landslide on 30 June 2005, a building nearby, which it owned and was renting to Hassan Khanani Limited, was destroyed. As Hassan Khanani Limited was a valued tenant, Tees Fantastic Limited decided to move its own head office to another underutilized building nearby, which was currently also used for admin purposes, and to lease this original head office building to HK Limited as a replacement. The move was considered effective on 30 June 20x5. क्या हो रहा है सर? 16 से 40 में जा रहे हैं या 40 से 16 में आ रहे हैं? 16 से 40 पे जा रहे हैं और हमने कहा 40 से उस पे आ रहे हैं.
नहीं सर, ऑपरेटिंग है। जल्दी बताओ क्या हो रहा है, 16 से 40 या 40 से 60 जहां तक? हमारा हेड ऑफिस था कहीं, हमारा एक टीनेंट था, वो टीनेंट बहुत अच्छा था, सही है सर, लेकिन वो जिस बिल्डिंग में था वो बिल्डिंग क्या हो गई, हमने ही किराए पर दी हुई थी। अब हमने कहा हम कह रहे हैं तो हमारे हेड ऑफिस में आज हम कहीं और मूव हो जाते हैं, तो हम जो हमारा हेड ऑफिस था वो 16 के अंदर था, ऑनर ऑक्यूपाइड था, सही है। अब हम उससे किसकी तरफ जा रहे हैं, 40। अदर इंफॉर्मेशन कह रहा है हेड ऑफिस वॉज परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 2005 फॉर 5 लाख, टोटल यूजफुल लाइफ कितनी थी, 5 साल। फेयर वैल्यू ऑफ द हेड ऑफिस बिल्डिंग वॉज 5,20,000 ऑन 30 जून 2005 एंड 4,90,000 ऑन 31 दिसंबर 2030. Fantastic Limited uses the cost model to measure its PPE and fair value model to measure its investment properties. Required में ये शख्स कह रहा है provide the journals relating to head office. चले सर शुरू हो जाते हैं, सब एक दफा फिर से सवाल को पढ़े, फिर हम बढ़ रहे हैं आगे। पढ़ लिया तो बढ़े आगे, चलें सर आगे बढ़ते हैं, सही है सर। हमने कहा अब हम बढ़ते हैं, क्या कहां बढ़ रहे हैं, अब हम आए, हमने कहा नहीं सर क्वेश्चन नंबर 2 पे कहां से आएंगे, पहले हमने कहा इसके सवाल के सोल्यूशन की तरफ आएंगे, किसकी तरफ आएंगे, सबकी तवज्जो इधर। सर बिल्डिंग कब खरीदी थी हमने, 1 जनवरी 20x5, कितने की खरीदी थी काजी, क्या एंट्री बनाई होगी, पीपी डेबिट सूदी दारा कितने से, आरवी क्लियर, चलिए सर हमने कहा पीपी डेबिट, सही है। अब हमने कहा 30 जून 2005 को क्या दुर्घटना हुई, हमने कहा अब हम ट्रांसफर कर लें कहां पर, आईएएस। अब मुझे बताओ, सबसे पहले इसको करोगे डेप्रिसिएट, क्या हो गया, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितने से, 5 लाख डिवाइडेड बाय कितने साल लाइफ थी, मल्टीप्लाई बाई 6/12 कितना हो गया सर। अब क्या करोगे, रीवैल्यू, लेकिन रीवैल्यूएशन से पहले हम एक बेकार सी एंट्री बनाते हैं, क्या नाम है उस बेकार सी एंट्री का, नेट रिप्लेसमेंट मेथड, सही है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और पीपीई कितने से काजी, 50,000, आरवी क्लियर। अब आईएएस ने बोला कि अब इसको कहां पर लेकर जाओ, 5 लाख का एसेट लिए थे आप, कितने से कम हो गया, 50, कितना बचा, 4.5 लाख, अब इसको कहां लेकर जा रहे हो, आईएएस 40 में। लेकिन आईएएस ने कहा जाते जाते क्या करोगे, आपने कहा कॉस्ट मॉडल, तो आईएएस ने कहा फर्क नहीं पड़ता, इसने कहा बेटा रीवैल्यू करते हुए जाओ, पीपी डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस कितने से, 5/20 माइनस 4.5 कितना हुआ, फिर क्या होगा सर, फिर हमने कहा 40 में लेकर के आ गए, एक एंट्री बनाएंगे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट और पीपी क्रेडिट कितने से, 5/20 से कर दिए थे ना आपने, बढ़ा दिया था ना। फिर अब आपने कहा सर क्या हुआ, 31 दिसंबर को क्या हुआ, फिर से अब आप रीवैल्यू करोगे आईएएस 40 के हिसाब से, वैल्यू बढ़ रही है कम हो रही है काजी, कम हो रही है, तो क्या रिकॉर्ड करोगे, फेयर वैल्यू लॉस पीएनएल डेबिट और
इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट कितने से? हमने कहा 490 माइनस 590 कितना हुआ? 30,000। चले जी कॉपी करें। काजी देख रहा है किस कदर आसान चीजें पढ़ा रहा है ये आदमी तुझे। जी बेटा उमर, तेरी ख्वाहिश का एहतराम होगा उमर अभी अगले ही सवाल में। अगली क्लास में इंशाल्लाह इसके हो जाएंगे पास पेपर्स और ये टॉपिक खत्म। नहीं, ये बहुत सारे टॉपिक्स के साथ शरारत, इसकी एडजस्टमेंट्स आ जाती हैं छोटी मोटी। जी जी, अब हम जब सवालात करेंगे ना एंड से, वही होता है कि अचानक से पूरा सवाल चल रहा है उसमें कंसोलिडेशन के साथ आ गया FAR 2 में फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की। वो बड़े सिंपल है सर। जी काजी, सिक्सटीन का कॉस्ट मॉडल था, 40 का कॉस्ट मॉडल नहीं है, 40 का फेयर वैल्यू मॉडल है, तभी तो ये आगे पढ़, बस रास्ते में एग्जामिनर। चले सर बढ़ जाऊं आगे। चले सर, अब हमने कहा जब हमने पढ़ लिया 16 टू 40, तब हम पर फर्ज है कि हम क्या पढ़ें 40 टू 16 भी, है ना सर? कर लिया एक सबने कॉपी, यस और नो? जल्दी करो भाई। बच्चों का फर्म में प्रेशर पीरियड खत्म होकर ही नहीं दे रहा है ना सर, और जिनका खत्म हो गया है ना उन बच्चों, वो बच्चे भी कह रहे हैं सर अब हम खत्म हो गए, लेकिन हम सोच रहे हैं पहले पिछला निपटा दें उसके बाद हम आगे आएंगे। वो कह रहे हैं कि सर हम जो है पिछला पहले, सर वही ना, अब आप होते रहेंगे, लेकिन सर मैं आपको सच बताऊं लाइव क्लासेस ले लोगे ना जिंदगी में सुकून होगा सर, वरना पता है मसला यही है अभी कैफ वाले बच्चों के साथ। पिछली दफा कैफ का रिजल्ट जो है ना कोई बहुत, सर वो बच्चे के रिकॉर्डेड लेक्चर्स, फिर होता ये था कि एंड में सबसे पहला फेस मल्टीप्लाई बाई 2 की स्पीड, है ना सर, 2x की स्पीड से, फिर वो भी नहीं हो रहा, तो अब आपने कहा भाई लेक्चर्स को छोड़ते जाओ, सही है, जो जो टॉपिक के जो जो लेक्चर हैं छोड़ते जाओ। फिर जब आप रिकॉर्डेड लेक्चर सुन रहे होते हो उसमें जब फिर जब सर इस किस्म की बातें भी करना तो भी आपको बुरी लगती है एंड में, क्या सर टाइम वेस्ट कर रहे थे क्लास में यार, अबे भाई तू टाइम पे नहीं था। आए सर, अगला सवाल है, अगला सवाल है, और अगला सवाल हमारे पास है सुपर अवर लिमिटेड क्वेश्चन नंबर 3। सुपर अवर लिमिटेड owned and leased out a building in Pretoria, South Africa, which was correctly classified as an investment property on 31 December 20x4. During a freak earthquake, Super Hour Limited's head office was destroyed, forcing them to relocate to the building in Pretoria, which forced the tenants of this building to move out from 30 जून 2005। हमने कहा कि भाई अब हमने कहा किराएदार को कटो। सुपर अवर लिमिटेड हेड ऑफिस मूव्ड इनटू दीज प्रीमिसेस ऑन 1 जुलाई 2005। On 31 December 20x4, fair value of the building was C 2 लाख। On the 30 June 2000x5, the building had a fair value of C 2,60,000 and had a remaining useful life of 10 years and a nil residual value. Super Hour Limited uses what they use? Fair value model for its IP and cost model for its PP। हमने कहा सर यही अब आ गया उल्टा केस है, एक दफा फिर से पढ़ें सवाल और फिर हम इसको भी करेंगे बोल्ड पर।
हटाऊं क्या? चले सर, बढ़ते हैं आगे। अब हमने कहा सर किससे किस में जा रहे हैं? 40 से 16 में। सर अब हमने कहा फेयर वैल्यू मॉडल था हमारा उसके हिसाब से, और हमने कहा 1 जुलाई को आया, और फिर हमने कहा ये शख्स क्या कह रहा है, हमने ये जो है प्रॉपर्टी पे थे, और हमने कहा 31 दिसंबर 2004 को इसकी फेयर वैल्यू कितनी थी? 2 लाख। और 30 जून 2005 को फेयर वैल्यू कितनी हो गई? 2,60,000। तो इसने कहा, हमसे पूछ रहा है कि 2005 के जर्नल्स बनाओ। कब के जर्नल्स बनाओ? 2005 के। तो इसकी पहली एंट्री कब बनेगी मेरा चंदा? 30 जून 20x5। क्या एंट्री बनाओगे? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट फेयर वैल्यू गेन। कितने से सर? 2,60,000 की प्रॉपर्टी हुई, 2 लाख माइनस किए तो कितना हुआ? 60,000। यस और नो? है ना सर? हमने कहा कितने से हो गया ये? 60,000। अब हमने कहा इसके बाद ये क्या कह रहे हैं? पीपी में ट्रांसफर कर दो। हमने कहा लॉजिक कर दिया, पीपी डेबिट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कितने से? 2,60,000। सर ये तो बढ़िया हो गया। फिर इसने कहा कि क्या हुआ, अब इस प्रॉपर्टी को तुमने क्लासिफाई कर तो दिया है, और फिर ये क्या कह रहा है, रिमेनिंग लाइफ कितनी थी 30 जून 2005 को? 10 साल। तो अब आपने कहा 31 दिसंबर को क्या कर देंगे? डेप्रीशिएट। क्या एंट्री बनाओगे? एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन कितने से? 2,60,000 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 6/12 कितना हो गया? 13,000। कॉपी कर लें सर, जल्दी से कॉपी करें। सर इतना आसान है क्या ये? जी सर ऐसा ही है। हाय अल्लाह, बढ़ जाएं आगे। कर लिया कॉपी तो बड़े मेरा बच्चा आगे। क्या कह रहा है? चले सर बढ़े क्या आगे? अब हमने कहा अब हम, वो वक्त आ चुका है काजी। कौन सा वक्त आया काजी? जब हम टेबल को पूरा करें। सही है सर। सर काजी की एक अपना स्टाइल है। क्यों काजी? ये लोग कहाँ समझेंगे? इनको बोल भाई आईएएस बोर्ड में जब रिप्रेजेंटेशन होनी है तो एक एक चीज को नोट करना है अपनी जबान में, है ना? काजी जल्दी से कॉपी कर लेगा, मिटा दूं? चल तो उसके अनस की कॉपी से कॉपी कर लेना, ठीक है? आए सर, अब हम आएंगे। अब हमने कहा अब वक्त आ गया है कि हम पढ़ेंगे टू एंड फ्रॉम आईएएस। लेकिन सर यहाँ पर भी बड़ा एक्साइटिंग चीज है। याद रखो, तुम्हें पता चलेगा कि सर ये जो आईएएस बनाने वाले हैं ये कोई पागल थोड़ी है ना सर? ये भी हर चीज को क्या रखते हैं? ध्यान में रखते हैं। इसको भी मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, आपके पास तो यकीनन ये रिकॉर्डेड है ही ना। अच्छा, हमने कहा हम सुकून से बना लेना सर दूसरा हिस्सा भी इसका टेबल का।
टू एंड फ्रॉम IS टू IS टू to IS 40 only allowed if property given on rent। जी जी, स्टेप्स पे आया हमने का। स्टेप 1 क्या है? मेजर एट लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV as per IS 2। then transfer to investment property and remeasure to fair value, recognizing gain slash loss in P&L। IS 40 to IS 2 only allowed if expenses incurred with a view to sell in immediate future। Step 1, remeasure at fair value as per IS 40, recognizing gain loss in P&L। Step 2, then transfer to IS 2 and measure at lower of cost और NRV। ओहो, थोड़ा सा सर कट रहा है, मैं सही कर देता हूँ, टेंशन ना लो। चलें जी, कर लें कॉपी, फिर मैं आपको इसके पीछे की समझाऊंगा लॉजिक। कि सर ये जो ओनली ओनली वाली बातें हैं ना, ये क्या है, क्यों क्या है इसने ऐसा।
सही है सर। IS2 to IS40 ओनली अलाउड इफ प्रॉपर्टी गिवन ऑन रेंट, और कह रहा है मतलब कैपिटल एप्रिसिएशन वाले केस में अलाउड नहीं है। क्यों अलाउ नहीं बताता हूँ। स्टेप 1 मेजर एट लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV एज पर IS2। स्टेप 2 देन ट्रांसफर टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एंड रीमेजर टू फेयर वैल्यू रिकॉग्नाइजिंग गेन लॉस इन PNL। IS40 to IS2 जा रहे हैं, तो इसने कहा ओनली अलाउड इफ एक्सपेंसेस इनकर्ड विद अ व्यू टू सेल इन इमीडिएट फ्यूचर, रीमेजर एट फेयर वैल्यू एज पर IS40 recognizing gain loss in PNL, then transfer to IS2 and major at lower of cost on NRV। चलिए मेरा बच्चा अब सुने। अब आप हैं मलिक रियाज। आप कौन है जल्दी बताओ। मलिक रियाज है। अब आप हैं मलिक रियाज। आ गए मलिक रियाज के शूज में, बढ़ जाऊं आगे। नहीं आए अभी तक शूज में मलिक रियाज के, जल्दी आओ जल्दी आओ। काजी आ गया मलिक रियाज के शूज में। चले जी अब सुनिएगा। आप हैं मलिक रियाज, आपको अपनी कंपनी बैरिया टाउन अब लिस्ट करानी है कराची स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है जी। अब आप अगर मलिक रियाज हैं और आपको अपनी कंपनी लिस्ट करानी है कराची स्टॉक एक्सचेंज में, तो आप चाहते हैं यार लिस्ट कंपनी करवाऊंगा तो उसकी शेयर प्राइस आप चाहते हैं कि बढ़े, ताकि मैंने वैसे ही इतना कमा लिया थोड़ा और कमा लिया, है ना सर, अपने शेयर में ही खेल कर मतलब किसी के थ्रू। अब आपने कहा कि भैया ये स्कीम आपके दिमाग में चल रही है, सही है। अब हुआ ये, आपने अपने लोगों को बुलाया, बोला भाई क्या सीन है। उन्होंने कहा सर हमारे पास 40 फ्लैट्स पड़े हुए हैं। आपने कहा अच्छा भाई इन 40 फ्लैट्स की हमें कॉस्ट क्या आई है। उन्होंने कहा कि हमें आई है 1 करोड़ रुपए। कितने आई है? 1 करोड़ रुपए। तो आपने कहा इसका मतलब है 40 फ्लैट जो है उनकी कॉस्ट कितनी है? 40 करोड़। मलिक रियाज ने पूछा यार मुझे बताओ उनकी अभी फेयर वैल्यू क्या चल रही है, अभी वो बिके तो नहीं है ईयर एंड पे, लेकिन मुझे बताओ फेयर वैल्यू। उसने कहा यार सर ये 40 फ्लैट्स की फेयर वैल्यू सपोज करो चल रही है 1.25 करोड़। कितनी चल रही है? इसका मतलब है फेयर वैल्यू कितनी हो गई? 50 करोड़। अब तुम समझो तुम कौन हो? मलिक रियाज। अब तुम चाह रहे हो ये जो मेरे अकाउंट से, इन अकाउंट्स की बेस पे मैं कंपनी को लेकर जाऊंगा किसमें? लिस्टिंग पे। शेयर होल्डर जो होगा, जो प्रोस्पेक्टिव, वो इन अकाउंट्स को देखेगा। अब तुमने कहा ये फ्लैट्स में मलिक रियाज हूं, मेरा काम ही फ्लैट बना बना के क्या है? बेचना है। तो ये फ्लैट्स मेरी क्या हुई? इन्वेंट्री। और IS2 कहता है इन्वेंट्री को किस पे रिकॉग्नाइज करोगे? लोअर ऑफ कॉस्ट। और NRV 50 थी, कॉस्ट कितनी थी? उसने किस पे रिकॉग्नाइज किया हुआ था? कॉस्ट पे। अब मलिक रियाज ने कहा भाई कुछ प्रॉफिट बनाओ। अब मलिक रियाज ने कहा भाई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में क्लासिफाई कर दो ना। हमारी नीयत, हम बोल देंगे भाई नीयत है कि हम इनको कब बेचेंगे? अब लॉन्ग टर्म में बेचेंगे, ताकि इस साल तो ये 10 मिलियन का जब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में क्लासिफाई तुम करोगे, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में क्लासिफाई करोगे लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV, और फिर जैसे ही प्रॉपर्टी में क्लासिफाई करोगे इसको क्या करोगे? फेयर वैल्यू पर लेकर के चले जाओगे, और 10 करोड़ का गेन आ जाएगा हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर ईयर एंड पे। मलिक रियाज ने कहा कि ईयर एंड पे क्या कर दो? आयुष ने कहा बेटा हम नन्हे नहीं है मलिक रियाज, तुझे सिर्फ तब अलाउ होगा इसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे क्लासिफाई करना जब तू प्रॉपर्टी को रेंट पर दे रहा हो। जब तू प्रॉपर्टी को, आप मलिक रियाज की अब इंटेंशन पे डाउट करेंगे, क्योंकि आपको पता है मलिक साहब, हमें पता है आप क्या गेम कर रहे हैं। आप आर्टिफिशियली अपना प्रॉफिट, आपने कहा इन्वेंट्री पे रखूंगा नहीं बिकेगी, मैं ऑडिटर कह दूंगा इनको मैं अब लॉन्ग टर्म के लिए रखना हूं अपने पास, मैं इनको अब लॉन्ग टर्म में बेचूंगा। तो IS ने कहा बेटा ऐसी कोई कहानी नहीं है, हमें पता है तुम कह रहे हो लॉन्ग टर्म में बेचूंगा, ईयर एंड पे गेन रिकॉग्नाइज कराओगे, जैसे अकाउंट्स अप्रूव हुए सब कुछ हो गया बेच दोगे। बोला नहीं, कब अलाउ करूंगा? जब प्रॉपर्टी किस पे हो? रेंट पर तुम दे रहे हो। किस पर दे रहे हो? रेंट पर। ताकि जब तुम प्रॉपर्टी रेंट पर दोगे तब मुझे कंफर्म होगा। IS ने कहा कि मलिक रियाज तुम्हारी नीयत क्या है? सच्ची है? तुम्हारी नीयत में ये 10 करोड़ का गेन रिकॉग्नाइज करना नहीं है, तुम वाकई में प्रॉपर्टी को अब लॉन्ग टर्म में अब तक अपने पास रखोगे। इसीलिए उसने कहा अगर प्रॉपर्टी रेंट पर दे रहे हो तो ये अलाउ है, वरना अगर तुम कह रहे हो मेरी नीयत कैपिटल एप्रिसिएशन कमाने की और अभी तुमने प्रॉपर्टी रेंट पर
ना दी है, ना कोशिश वगैरह कुछ भी नहीं की है, तो बोला मैं अलाउ ये विंडो ड्रेसिंग रोक रहा है आईएएस। क्या रोक रहा है? इसने कहा 2 से 40 में जाना है तो प्रॉपर्टी को रेंट पर लेकर जाना है, कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए नहीं। नहीं तो तुम पता चला इन्वेंट्री है असल में, तुम इसको आर्टिफिशियली इसका गेन बेचने से पहले रिकॉर्ड कर लोगे। तो आर वी क्लियर? क्लियर हो तो लिखो सीसी, क्लियर हो तो लिखो भाई सीसी। आईएएस 40 के हिसाब से तो रेंट पे जाओगे उस टाइम पर, या तो रेंट पर हो या तो आपने देने की तैयारी शुरू कर। अब टेनेंट को खाना, टेनेंट इन्वेंट्री को कौन टेनेंट पे देता है? मलिक रियाज को तो पहले तो इन्वेंट्री थी, फ्लैट खाड़ी पड़े थे, अभी भी तैयार हुए थे, फ्लैट खाड़ी पड़े थे, नवंबर में तैयार हो गए। मलिक रियाज साहब ने कहा अभी तक बिके नहीं, कोई मसला नहीं, बिक जाएंगे, ईयर एंड पे पड़े हुए, ईयर एंड करीब पहुंच गया था, तो मलिक रियाज ने कहा तो बिक जाएंगे। आयुष ने कहा भाई अगर अब तुम चाह रहे हो कि इसको आईएएस 40 में डालो तो पहले किस पर दोगे? रेंट पर। हो सकता है ईयर एंड पे आपने रेंट पर ना हो जाओ, लेकिन आपको रेंट एग्रीमेंट की बातें शुरू हो चुकी हैं, सब चीजें शुरू हो चुकी हैं। सही है सर? तो ये नीयत को आपकी वेरीफाई करवा रहा है कि तुम्हारी नीयत ये तो नहीं है। सही है सर? अब आते हैं वही केस, इसका उल्टा केस, आईएएस 40 टू आईएएस 2। अब हमने कहा मलिक रियाज तो मलिक रियाज है, उसने कुछ प्रॉपर्टी वाकई में रखी हुई थी, किस नेचर से? रेंट पे। अब हमने कहा बैरिया टाउन के खिलाफ हो गई मतलब बातें आ गई, कार्रवाई होना शुरू हुई। बैरिया टाउन की क्या हो गई? वैल्यू डाउन होना शुरू हो गई। अब इसने कहा यार इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे रखूंगा तो क्या हो सकता है? हमने कहा कि यार ये मसला वसला भी हो सकता है, कुछ भी इमीडिएटली बहुत सारा लॉस हो जाए शायद। सही है? तो आपने कहा कि यार अब मैं चाहता हूं कि इसको क्या कर दूं, मैं इसको मतलब फॉरेन पर से बेच दूं। तो यहां पर भी बोला भाई ये गेम नहीं कर तू, फॉरेन से बेचना है ना। तो अब सुनना सर, यूजुअली क्या होता है, एक प्रॉपर्टी मैंने अगर तहा को दी हुई है रेंट पर, किस पे दी हुई है? आईएएस कहता है नियत, देखो इन्वेंट्री में क्लासिफाई करें तो इन्वेंट्री का मतलब है शॉर्ट टर्म चीज। तो अब जब तुमने एक प्रॉपर्टी किस पे दी हुई हो? रेंट पर दी हुई हो, तो तुम्हें पता है जो टेनेंट होता है वो प्रॉपर्टी की वाट लगाता है। आपके पास एक अपनी गाड़ी हो और एक गाड़ी आपकी जो है किराए पर आपने ली। सही है सर? तो जो आपकी अपनी गाड़ी होगी उसको आप बड़े एहतियात से चलाएंगे, लेकिन अगर आपने कोई गाड़ी किराए पर ली हुई हो, सही है, तो आप बोलेंगे इसको क्या करो। तभी आप देख लें सर, अगर एक एम्प्लॉय उसके पास दो गाड़ियां, एक अपनी है और एक उसको दी हुई है कंपनी ने, और कंपनी गाड़ी अल्टीमेटली उसको नहीं मिलनी, तो आप देख लें वो अक्सर ठोक रहा होगा। सही, और अपनी गाड़ी को बड़े आराम से चला रहा होता है ना सर? तो हमने कहा अगर तुमने किसी किराएदार को प्रॉपर्टी दी है तो उसने टूट फूट तो की होगी मलिक रियाज। उसने कहा यार टूट फूट तो की है। सही है? तो बोला अब अगर तुम उसको इन्वेंट्री में क्लासिफाई करना चाह रहे हो ना, किसमें? इन्वेंट्री में क्लासिफाई करना चाह रहे हो, तो जरूरी है कि तुम पहले उसके ऊपर कुछ छोटा मोटा खर्चा करवाओ, ताकि पता चले कि तुम भाई बेचोगे कब, मुरम्मत करवा के ही बेचोगे ना। तो बोला यार उसके ऊपर जरूरी, अगर तुम खर्चा नहीं करवा रहे इसका मतलब है कि तुम अपनी नीयत में सच्चे नहीं हो। तो यहाँ पर इन्वेंट्री के केस में क्या चीज चेक की जा रही है? नीयत, क्योंकि आमाल का दारो मदार किस पे है? आमाल का दारो मदार है नीयत में। एकदम फर्निश्ड होना मतलब तुम्हें थोड़ा बहुत काम जरूर तुम्हें करवाना है, नहीं तो उसने कहा तुम टोपीबाजी कर रहे हो। सही है सर? तुम खेल रहे हो इधर से उधर। तो इसने कहा देखो 16 के केस में रीवैल्यू करवा रहा है, यहाँ पर तुम्हारी नीयत। आए सर अब इसको पहले पढ़ते हैं। सही है, अगर अब तो इतना तो मलिक रियाज को इजाजत देंगे। सर सवाल आया कि अगर उसने उसने जो है सुने, उसने कहा, उसने बोला मलिक रियाज तो मलिक रियाज है ना सर, वो तो अपने हिसाब से कानून बना सकते हैं। उन्होंने कहा भैया मलिक रियाज साहब ने ये गेम किया सर कि उन्होंने 40 से और 2 से 40 पे जाना था, उन्होंने पकड़ लिया टीनेज, उन्होंने ताहा को पकड़ा, बोला ताहा 6 महीने के लिए रह ले यार यहाँ पे। सही है सर? ताहा को दे दिया 6 महीने पे। बाप तो ऑडिटर है। आपने क्या, आपने कहा सही है भाई, मलिक रियाज साहब ने किराए पर दे दिया, क्लासिफाई कर दिया, मलिक आईएएस 40।
सही है। और 6 महीने बाद शाह से उन्होंने घर खाली करवा दिया और बोला चल भाई फिर से ये किस पे आ गई है। हमने कहा शाह ने जो 6 महीने में गंद मचाई है ना उस घर में, पहले उसको सही करवाओ, उस प्रॉपर्टी को फर्निश करवाओ, खर्चा करो, तब मैं लागने दूंगा IS2 पे। तो इसने मलिक रियाज के ऊपर कोशिश की है कि तुम ये भी ना करो कि तुमने टेनेंट पकड़ लिया है किराए का फौरन से, भाई किराएदार को किराए पे खरीद लिया 6 महीने के लिए, और 6 महीने बाद तुमने क्या कर दिया, खाली करवा दिया। जब आप 6 महीने बाद खाली करवा रहे हो तो थोड़ा बहुत खर्चा करवाना पड़ेगा फिर से IS2 में, नहीं तो तुम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के तौर पे बेच दो। कोई मसला नहीं। इसने कहा हमें तो देखो इस केस को रोकना है। देखो एक तो होता है कि एक बात याद रखो, कंपनी जब इस किस्म के काम करती है ना तो कंपनी एक आध साल में ऐसा करती है, सही है सर, कभी गेम मसला चल रहा हो, वरना यूजुअली कंपनी कहती है यार इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे ही रखो, फायदा होता रहेगा, बिल्डर कहेगा कि हम अपने हिसाब से देख लेंगे, बिक जाएगी। तो सर देखिए, लेकिन अल्टीमेटली फ्रॉड करना चाहे तो लोग कहीं ना कहीं से कर ही लेते हैं। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें क्या लगता है जब तुम लोग कंपनीज को अकाउंट्स जो ऑडिट करने जाते हो कि सब चीजें बिल्कुल सही हो रही होती हैं? नहीं सर, लेकिन रिपोर्ट तुम लोग क्या बिल्कुल क्लीन देते हो? यस सर। क्यों सर, है ना सर? चले सर, आए सर, अब आए पढ़ते हैं, अब आए पढ़ते हैं। मुकद्दस रुक जा। चले सर, आके आते हैं उसी पेज पर आ रहे, चेंज फ्रॉम इन्वेंट्रीज टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, पेज नंबर 13। Property that is held for sale in the ordinary course of business is classified as inventories and is measured at lower of cost. And however, if a property that was initially held in the ordinary course of business, that is inventory, is then leased to a tenant under an, the property must be transferred from inventories to investment property. The standard is not clear. Standard इतना खामोश मतलब घुमा रहा है, not clear on how to measure this transfer, but it makes sense to transfer the inventory to investment property at the carrying amount of inventory that is lower of cost, or and then to revalue under IS 40 investment property to fair value. If a property that was initially held for sale in the ordinary course of business, inventory is held for capital appreciation, the intention is no longer to sell it in the short term as part of ordinary course of business, property remains classified as inventory. वही बात करें, अगर तुमने कहा है ना कि कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए रखिए, तो इसका मतलब क्या? आप सुनिए, एक मुकद्दस का सवाल आया है, मुकद्दस का बड़ा ही मुकद्दस सवाल आया है। उसका सवाल ये आया है कि सर ईयर एंड पे प्रॉपर्टी दे दी हो या देने की कोशिश। अब हमने कहा, आईएएस ने कहा यार ये तो ऑडिटर भैया ही बताएंगे, अच्छा है कि दे दियो, नहीं तो हो सकता है कि ईयर एंड पे कंपनी ने किराएदार ढूंढने की कोशिश शुरू और वो ऑडिटर को वेरीफाई करवा दे कि देख भाई ईयर एंड पे हमने इश्तिहार दे दिया था, हमने यहाँ तक बातें कर दी थी। सही है, मलिक रियाज अपना व्हाट्सएप बता रहे, देख मैंने फलाने को कहा था कि भाई ये 4 फ्लैट मुझे किस पे देने हैं, डेट देख ले, तो उसकी डेट देख ले। सही है सर। तो ये अब ऑडिटर है, आपका काम ही क्या है? जजमेंट मलिक रियाज के इंटेंशन को क्या करें सर? मलिक रियाज के इंटेंशन को आप क्या करेंगे? वेरीफाई। क्या हम क्लियर है मेरे भाई? चलें सर, हमारे इसके ऊपर एक सवाल तो बनता है, लेकिन सर इससे पहले हमने कहा नीचे वाला भी पार्ट पढ़ लेते हैं। चेंजेस फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टू ऑनर ऑक्यूपाइड और इन्वेंटरीज, द एंटिटी फर्स्ट मस्ट एडजस्ट द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कैरिंग अमाउंट टू फेयर वैल्यू ऑन द डेट ऑफ चेंज, द रिजल्टेंट चेंज मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड इन प्रॉफिट और लॉस, the fair value on the date of transfer measured in accordance with IS 40 will then be deemed to be the initial cost of the owner occupied property or inventory, IS 40.6 revolt. सही है सर। If the investment property is now classified as owner occupied, हम पढ़ चुके हैं, it will then be measured in terms of IS 16 using either cost model or revaluation model, सही है, or and will be depreciated in its over its useful remaining life. फिर if the investment property is now classified as inventory, it will then be measured in terms of IS2 inventories at the lower of cost and NRV. Standard only permits a transfer of property from investment property to when and only when there is a change in use evidenced by commencement of development with a view to sale. वही बात, कुछ खर्चा कराना है
When entity decides to dispose of an investment property without development, it continues to treat as an investment. मलिक रियाज ने तहा को घर दे दिया 6 महीने के लिए। अब आईएएस कह रहा है, आप ऑडिटर हैं, आपको चेक करना है कि तहा ने जब घर खाली किया तो फिर मलिक रियाज ने उसके ऊपर कुछ खर्चा करवाया या नहीं करवाया। अगर करवाया है तो फिर उसका गेन या लॉस रिकॉग्नाइज होगा किसमें? इन्वेंट्री के हिसाब से सेल्स और उसमें आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से। अगर तहा ने खर्चा, तहा के घर खाली करने के बाद मलिक रियाज ने खर्चा नहीं करवाया तो वो किस में जाएगा? आईएएस 14 में। आइए सर अब इसका भी एक सवाल करते हैं। सवाल आ गया अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, वही जो हम कर रहे थे पेज नंबर 10 पे। विश्वनाथ लिमिटेड परचेज्ड अ बिल्डिंग ऑन 1 जनवरी 20। कॉस्ट कितनी थी? That it intended to sell in the ordinary course of business. Player Limited asked Vishwalat Limited to lease the building to them for a period of an operating lease agreement was then entered into and become effective from 1 March 20x5. On 1 March 20x5, the building's fair value was 3 lakh and NRV was 2,90,000। ठीक है जी। हमने कहा हम किस में मेजर करते हैं? लोअर ऑफ कॉस्ट और इन्वेंट्री को। तो on 31 दिसंबर 20x5 बिल्डिंग फेयर वैल्यू had grown to 3,40,000। विश्वनाथ यूजेस कौन सा मॉडल फॉर इट्स इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी? विश्वनाथ को हमने कहा विश्वा क्या करेगा तू? फेयर वैल्यू मॉडल है। तो हमने कहा आए सर बस ये आखिरी सवाल है, बिल्कुल आखिरी सवाल है, यकीन माने आखिरी सवाल है मेरा बच्चा। किस कदर आसान चीजें हैं ना सर, हम तो कभी कभी सोचते हैं ये क्या है, ये क्या? चलें सर अब इसका सवाल करेंगे। काजी तैयार हो? काजी तैयार हो? राशिद आ गया। राशिद आज क्लास लेट शुरू हुई थी तो खत्म भी लेट होगी, है ना सर? अबे ये यहाँ पर रहता है झील पार्क पे। सही है सर, राशिद झील पार्क में रहता है। चले सर अब सुनिएगा, सुनिएगा सर, बस राशिद आखिरी सवाल है, आखिरी सवाल है राशिद। आए सर अब सुनिएगा। और सर अब हमने कहा विश्वनाथ तुमने कब ली थी ये जमीन, मतलब ये प्रॉपर्टी? 1 जनवरी को। कितने पे ली थी? 2.5 लाख। तो काजी क्या एंट्री बनाएंगे 1 जनवरी को? इन्वेंट्री डेबिट ते सूदीदारा कितने से? 2.5 लाख। ठीक है जी, बढ़िया हो गया। फिर क्या हुआ? 31 मार्च को कुछ हुआ काजी, है ना सर? 1 मार्च को, 1 मार्च x5 को हमने कहा ये बंदा किसको दे रहा है? ऑपरेटिंग लीज पर दे रहा है। किस पर दे रहा है? ऑपरेटिंग, इधर देख लो, 1 मिनट इधर देख लो। हमने कहा सर ऑपरेटिंग लीज पर दे रहा है तो हम इसको किस पे टेस्ट करेंगे? लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, है ना सर? अब इस दिन काजी तू गया, तूने कहा लोअर ऑफ कॉस्ट कितनी थी? 2.5 लाख, है ना सर? और एनआरवी कितनी थी? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, है ना सर? कॉस्ट टू सेल एंड कॉस्ट टू कंप्लीट। तो क्या यहाँ पर हमें इसने कुछ बताया हुआ है कि कॉस्ट टू सेल या कॉस्ट टू कंप्लीट कितनी है? नहीं सर, इसने कहा एनआरवी इसने बता दी। इसने कहा फेयर वैल्यू 3 लाख थी और एनआरवी कितनी थी? 290। तो हमने कहा कितना हो गया? 2,90,000। तो हमने कहा लोअर क्या है? 2.5 लाख। तो हमने कहा इसी अमाउंट पे हम इसको क्या कर देंगे? क्लासिफाई कर देंगे। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। कितने से? 2.5 लाख। अब हमने कहा सर जब ये यहां पर आ गई ना 2.5 लाख पर, अब इसके मजे, तभी तो इसने यहाँ पे पाबंदी लगाई थी। सही है सर? अब इसके मजे क्यों है भाई? हमने कहा कि अब इसको क्या करना है?
then transfer to investment property and remeasure to fair value recognizing gain loss in। तो अब हमने कहा, अब आप आए और आते ही आपको क्या हो गया, गेन हो गया। लेकिन अब ऑडिटर को वेरीफाई करना है सर कि भाई तुम ऑडिटर हो, तुम लोगों को वेरीफाई करना है 1 मार्च को ही कि ये मलिक रियाज टोपी तो नहीं करवा रहा। पता चला तहा उसी का आदमी है ना सर। तो हमने कहा क्या एंट्री बनाओगे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट, कितने से, 3 लाख। एनआरवी पे नहीं, IAS 40 कहता है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल को नहीं देखना, फेयर वैल्यू को देखना है काजी। तो हमने कहा ये कितना हो गया, तो कितना हो गया 50,000, ऐसा ही है। फिर हमने कहा ईयर एंड क्या है हमारा 31 दिसंबर X5, क्या कह रहा है अभी ये, हमने कहा प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू कितनी हो गई 31 दिसंबर X5 को, 3,40,000। तो क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट करेंगे, फिर फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट करेंगे, कितने से, और मलिक रियाज कहेगा देख लो बेटा कितना टाइम गुजर गया मैंने अभी तक नहीं भेजी और तुम मेरी नीयत पे शक करते थे। रेंट के बारे में सर हमें डिटेल ही नहीं है कि रेंट कितना था, है ना सर। तो सर ये अब तक हमने तकरीबन कॉन्सेप्चुअली कवर कर लिया क्या IAS। अब इसकी प्रैक्टिस और डिस्क्लोजर रहते हैं जो इंशाल्लाह होंगे। अब एक और जरूरी ऐलान सुन लो, अगली क्लास सैटरडे को नहीं होगी, होगी नेक्स्ट ट्यूसडे को। सर सैटरडे क्यों नहीं होगी, वही बात, कैफ की मेरी कोशिश है कि इंशाल्लाह एक आखिरी क्लास करूं, लेकिन भाई अच्छे से चीजें कर लो। मैं इंशाल्लाह ग्रुप पर IFRS 5 का क्विज डाल दूंगा, वो डालना है। EPS का तो तुम लोगों ने किया नहीं होगा अभी तक, है ना जी, काजी किया तूने, तुझे तो इतना, अच्छा ओके रिवीजन चल रहा है, मतलब तो सारी क्लासें पूरी कर ली है। सर फिर क्विज करना है आपने, मेरा बच्चा क्विज आप लोगों ने करने हैं साथ साथ। सर क्या करें नेक्स्ट, हाय हाय अब सर क्या करें, है ना सर। करवाऊंगा वो लोग, जब वो मैं असल में 1-2 चीजों पे कंसोलिडेशन के साथ करवाऊंगा तो ज्यादा अच्छा है इंशाल्लाह। ये जैसे टॉपिक है ना ये खत्म हो जाएगा, इसकी ऑडिट इम्प्लीकेशन साथ कर लेंगे, क्योंकि IFRS 5 और EPS का भी कहीं ना कहीं कुछ इम्पैक्ट है, इसका तकरीबन हम सारा इम्पैक्ट अभी खत्म कर लेंगे, ठीक है सर। चलें सर, जी जी आए सर। अब क्विकली एक दफा IAS 40 हमेशा की तरह रिवाइज करेंगे। आज की क्लास को मैं सिर्फ रिवीजन में उसकी तरफ जाऊंगा, ट्रांसफर टू एंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इसने कहा भैया सबसे ज्यादा IAS 16 और IAS 2 में है, सबसे ज्यादा 16 में है। इसने कहा हम 16 में, अगर आप 16 से जा रहे हो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे, तो चाहे कॉस्ट मॉडल हो चाहे रीवैल्यूएशन मॉडल हो, आपको क्या करना है, उसको रीवैल्यू करना है 16 के हिसाब से, सही है सर। तो कॉस्ट मॉडल के अंदर भी रीवैल्यूएशन अलाउड है, कब, जब ट्रांसफर कर रहे हो। उसके बाद लेकर जाओगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में और फिर क्या करोगे, फेयर वैल्यू गेन लॉस P&L में। और अगर 40 से जा रहे हो 16 में, तो वहां पर भी जाने से पहले क्या करना है, रिक्लासिफाई करो, मतलब रीमेजर करोगे, फेयर वैल्यू गेन P&L में लेकर जाओगे, गेन या लॉस एज पर IAS 40, फिर किस पर लेकर जाओगे, IAS 16 पर। फिर इसने कहा कि भाई अगर इन्वेंट्री में जा रहे हो और अगर तुम IAS 2 से IAS 40 में जा रहे हो, तो यहाँ पर नियत में शक हो सकता है कि तुम गेन रिकॉग्नाइज करने के लिए जा रहे हो। तो उसने कहा जरूरी है कि तुम किस पर जा रहे हो, किराए पर दे रहे हो, कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए रखना चाह रहे हो तो इजाजत नहीं है। किराए पर दे रहे हो, अच्छी चीजें किराए पर दे दो। अगर तुमने कहा किराए पर अभी जा नहीं सकी लेकिन हमारी नियत हो गई थी, तो तुम्हें ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, ईयर एंड पे वेरीफाई करवाना पड़ेगा, सही है सर। और फिर इजाजत है कि तुम लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV पर लेकर जाओ IAS 2 के हिसाब से, और वहां पर जाके रीमेजर करके गेन ही आएगा, यूजुअली रिकॉग्नाइज कर लो सर। फिर हमने कहा अगर हम आ रहे हैं किस पर, 40 से 2 पर, तो उसने कहा उस केस में भी जरूरी है कि तुमने व्यू टू सेल, शॉर्ट टर्म में अब तुम बेचना चाह रहे हो और तुम्हें पता है किराएदार में अगर कोई प्रॉपर्टी ली भी होगी तो तुम्हें कुछ ना कुछ खर्चा कराना चाहिए। अगर तुमने खर्चा नहीं करवाया तो क्या करोगे, उसका भी मसला है। इसकी एग्जांपल रहती है, वो देखेंगे इंशाल्लाह अगली क्लास में। अगली क्लास इंशाल्लाह इसकी होगी आखिरी क्लास, जो कि होगी कब, मंगल को। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा मेरा बच्चा, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज।